न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री के चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स का आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक रिवाइज करवाने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है एटम। तो एटम क्या होता है? एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। जैसे कि आपने अगले चैप्टर में पढ़ा था, एटम इज द वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ मैटर। क्योंकि जो एटम होता है वो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा भाग होता है। उसके बाद मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटम। जो किसी भी एटम का जब ग्रुप बनता है तो उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं, और जब किसी भी मॉलिक्यूल का जब ग्रुप बनता है तो उसे हम मैटर कहते हैं। तो इसके बीच ये डिफरेंस है कि जो मॉलिक्यूल होता है वो एटम के ग्रुप से मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। उसके बाद है आयन। तो द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज इज नोन एज आयन। जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमारे केमिस्ट्री के अंदर जो एलिमेंट होते हैं और जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं उसी को हम आयंस कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में Na जो होता है, Na पर प्लस रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्लस साइन है ये उसका आयंस रहता है, आयंस। तो हम इसे फाइंड आउट भी कर सकते हैं कि कैसे हम इसे फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों अभी मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा कि क्यों कैसे हम इसे फाइंड कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं। तो ऑक्सीजन का देख लीजिए, ऑक्सीजन पर जो चार्ज रहता है वो माइनस रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये एक केमिस्ट्री के साइंटिस्ट ने बताया था कि वो जो हर एक एलिमेंट रहता है, जो एलिमेंट के ऊपर कोई ना कोई चार्ज रहता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसी को हम आयंस कहते हैं। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल। यानी कि इस लॉ के अंदर जो मास ऑफ रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड रहता है, यानी कि मान लीजिए कि आपके पास आपने एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया Na+Cl, ये फॉर्म करता है NaCl। इसका मतलब ये है कि जो Na है और जो Cl है ये हो गया अपना रिएक्टेंट साइड और ये हो गया प्रोडक्ट साइड। इसका मतलब ये कि जो मास ये जो रिएक्टेंट साइड का मास रहेगा वही जो मास रहेगा वो, और कभी भी जो अगर उसके रिएक्शन के बाद उसका जो प्रोडक्ट निकलता है उसमें चेंज नहीं होता है। जो मास रिएक्टेंट साइड का रहता है वो ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड रहता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका जो कंपाउंड रहता है वो अपवाद, उसको हिंदी में अपवाद करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपका ऐसा कंपाउंड आ जाता है जो ये लॉ को नहीं फॉलो करता है, तो उसको हम लोग अपवाद करते हैं। और उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ एटम टू गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन में जो एक एटम की एबिलिटी रहती है वो जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की और गेन करने की, उसी को हम वैलेंसी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक वैलेंसी निकाल के बताता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास जो वो है वो Na की वैलेंसी निकालनी है, जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो K, L, M और N ये हमारे पास 4 ऑर्बिट होते हैं। तो उसके बाद ये 4 ऑर्बिट में सबसे पहले इसमें 2 फिर 8 और जो ये एक बच जाता है, इसको जब ये देगा किसी को तो Na पर हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। यानी कि Na पर जो जिस Na की जो वैलेंसी हो जाती है वो +1 हो जाती है। ठीक है। तो उसके बाद क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो। यानी कि किसी भी फिक्स्ड रेशियो में जब कोई भी कंपाउंड या किसी भी फिक्स्ड रेशियो में जब कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट जब वो कंबाइंड रहता है तो वो ऑलवेज कंटेन द सेम प्रॉपर्टी। तो वो हरदम सेम प्रॉपर्टी ही कंटेन करेगा। जैसे कि मान लीजिए Na+Cl है, Na+Cl ये जो Na का जो चार्ज है वो +1 है और इसका है -1। इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Na+Cl NaCl, ये तो हमारा कंपाउंड बन गया। अब जब इसका हमें रेशियो निकालना रहता है तो हम पहले इसका देखते हैं। तो इसका हो जाएगा 11 और इसका हो जाएगा 17। तो इसके बाद इसका जो वो निकालते हैं हम लोग कि इसका रेशियो क्या होगा। तो रेशियो जो हो जाता है 11:17। यही जो रहता है ये होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अंदर Na और Cl की कंपेयर करते हैं कि इन दोनों का रेशियो क्या आएगा। ये दोस्तों
देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंसी, चार्ज और आयन्स हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इन सब चीज़ों के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि जो एक सेल होता है, मान लीजिए कि एक सेल है SHEL, वो SHEL ये वाला सेल, CEL वाला सेल नहीं। तो इसके अंदर जो होता है कि वो 4 ऑर्बिट होते हैं और जो एक मिडिल सबसे सेंटर पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है। तो सबसे पहले ये वाले ऑर्बिट का नाम होता है K, उसके बाद इसका L, इसका M और इसका N। ये 4 ऑर्बिट होते हैं, इन्हीं की मदद से हम किसी भी एलिमेंट के चार्ज या आयन्स निकाल सकते हैं या वैलेंसी भी निकाल सकते हैं। और आपके स्कूल में वैलेंसी को लर्न करने के लिए कहा जाता होगा। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चल सकता है कि कैसे हम वैलेंसी को निकाल सकते हैं, लर्न नहीं करना रहेगा। तो सबसे पहले आपको बस एटॉमिक नंबर लर्न होना चाहिए और उसका सिंबल लर्न होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि आपको निकालना है Na का, सोडियम का या Na, इसका हमको वैलेंसी भी निकालनी है, इसकी चार्ज भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या इसका चार्ज और वैलेंसी हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 4 ऑर्बिट होते हैं K, L, M और N। सबसे पहले ऑर्बिट में हम लोग 2 से ज्यादा नहीं बढ़ सकते हैं और इसके बाद इसमें 8 से ज्यादा नहीं और इसमें 8 से ज्यादा नहीं और इसमें 8 से ज्यादा नहीं। ठीक है, क्लास 9 के लिए बस ये रहता है। ठीक है, और हायर क्लास में जाएंगे तो ये इन सब की संख्या बढ़ जाती है। तो मान लीजिए कि आपके इस 4 ऑर्बिट में इतने भरने हैं। तो मान लीजिए कि इसका एटॉमिक नंबर मानना नहीं है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है, ये आपको अगर आपने पढ़ा हो जानते होंगे कि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। जब इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है तो सबसे पहले 11 इसमें 2 बढ़ सकते हैं, इसमें 2 बढ़ेंगे, उसके बाद इसमें 8, ये हो गया 10 और एक और बचा है तो ये हो गया 11। सबसे पहले जब आपने इसे फिलअप कर लिया फुल तो लास्ट वाले ऑर्बिट में आप इसको फुल करने के लिए आपको 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना पड़ेगा। इससे बढ़िया कि आप 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें। तो जब आप 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे तो इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो 1 हो जाएगी और इसका जो आयन से इसका जो चार्ज होगा वो हो जाएगा प्लस। एक बार और कोई दूसरा एलिमेंट का लेके समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर रहता है वो 8 रहता है। ठीक है, तो 8 रहता है तो K, L, M और N, ये हमारे पास 4 ऑर्बिट। सबसे पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 6, फुलफिल हो गया 8। अब इसको पूरा इस ऑर्बिट को पूरा फिल करने के लिए हमें 2 लेंगे तभी तो इसमें 8 इसका फुल हो जाएगा। तो जब इससे 2 लेंगे तो ये जो 2 जब इससे लेंगे तब ये इसका जो वैलेंसी हो जाएगा वो 2 हो जाएगा और जो इसके आयंस होंगे वो हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ऐसे ही हम पता कर सकते हैं कि किसकी वैलेंसी और किसका चार्ज क्या होता है। एक और लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास CARBON का कार्बन जो होता है, कार्बन का जो मान होता है वो 6 होता है। इसमें एक और कंफ्यूजन होता है कि कौन सा नोबल गैस है और कौन सा क्या। तो उसमें K, L, M और N, तो इसमें 6 होते हैं, 6 इसमें भरते हैं तो यहाँ भरेंगे 2 और यहाँ भरेंगे 4। ठीक है, इसको फुलफिल करने के लिए आप 4 इसमें पूरा 8 भर सकते हैं। इसको फुलफिल करने के लिए आप 4 ले भी सकते हैं और 4 दे भी सकते हैं। तो जब अगर आप लेंगे, ये आपका डिपेंड करता है कंडीशन पर। तो जब आप लेंगे तो ये चार्ज हो जाएगा +4 और अगर आप देंगे, कोई कंडीशन आती है देने की, तब आप यहाँ पे +4 या -4 भी रख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये जो हमारा ये जो कार्बन होता है वो हमारा नोबल गैस होता है, क्योंकि जो इसकी वैलेंसी होती है वो -4 भी होती है और +4 भी, और इसका चार्ज भी +4 और -4 दोनों होता है। ये कंडीशन पर डिपेंड रहता है कि जो इसकी जो वैलेंसी है वो क्या रखनी चाहिए, +4 या